Good morning all of you my students and you are welcome on my channel English Literature Academy। और आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। अगर आप UGC NTA NET की तैयारी कर रहे हैं या फिर TGT PGT और JIC एग्ज़ाम की अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से अपने फॉर्म को फिल किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं राइटर्स और उसके वर्क्स पर ज़्यादा फोकस करती हूँ कि वो किस ईयर में आया, किस ईयर में पब्लिश हुआ, राइटर कौन है और प्लस उनका वर्क क्या है, या उनके वर्क्स को कितनी कैटेगरीज में हमें बांटना चाहिए और जिन कैटेगरीज में उनके वर्क्स को बांटा गया है तो उसी के ऊपर डिस्कशन करूंगी आज मैं अपनी इस वीडियो में। आज मैंने अपने जो राइटर उठाए हैं वो है हमारे R.K. नारायण। R.K. नारायण जो कि एक इंडियन राइटर है, ये आप सब जानते हैं, मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर राइटर ऑफ द इंडिया। तो अगर हम बात करें इस चीज़ की कि जो हमारे राइटर R.K. नारायण है तो उनका जो वर्क है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, हमें इस चीज़ को देखना है आज। चलिए देखते हैं हम। पहला है वर्क्स। अगर डिवीज़न की बात करें तो उन्होंने नॉवेल्स लिखे, रीटोल्ड लीजेंड्स जो स्टोरीज लिखी, क्या नाम है इनका, रीटोल्ड लीजेंड्स स्टोरीज, और प्लस स्टोरीज लिखी, ये अलग है और ये अलग है, ध्यान रखिएगा, और एसेज लिखे। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि उन्होंने एसेज लिखे हैं और स्टोरीज लिखी हैं। और रीटोल्ड लीजेंड्स यानी ऐतिहासिक, अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है कि वो एक फेमस नॉवलिस्ट हैं, यानी उन्होंने नॉवेल लिखे हैं। लेकिन ही वॉज नॉट ए पोइट, यह आप ध्यान रखिएगा कि वो पोइट नहीं थे। ठीक, अब बात आती है इसमें नॉवेल्स में कि उनकी फेमस नॉवेल, आप जानते हैं कि हमारे जो मतलब अगर हम बात करें अपने मॉडर्न लिटरेचर की तो उनके जो नॉवेल हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हम अपने इंडियन राइटर में उनको पढ़ते हैं, जो भी हमारे इंडियन राइटर्स हैं। अगर हम उनकी वर्क की बात करें तो R.K. नारायण एक बहुत ही रेपुटेड राइटर हैं उसमें। तो इनके जो नॉवेल्स हैं उस पर हमें किस पर फोकस करना है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए आज हम इसी तरह से उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये नॉवेल उनका पब्लिश हुआ 1935 में, स्वामी एंड फ्रेंड्स। सबसे पहली बात आती है, मैंने आपको बार बार कहा है कि पहले आप किसी भी राइटर को जिसको पढ़ रहे हैं तो उसका ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिस दौरान वो राइटर रहा उसका वो समय ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इनका जो अगर हम एज की बात करें या इनके मतलब पीरियड की बात करें तो वो है 1906 से ये 2001 तक रहे, 1906 टू 2001। इस तरह से आप इनको याद करिए कि इनका जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कि इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1906 से 2001 तक इनका टाइम पीरियड था। तो जाहिर सी बात है इनका जितना भी लिटरेरी वर्क होगा वो इसी के बीच में होगा, इसके के बाहर तो होगा नहीं। और जाहिर सी बात है एकदम से मतलब बचपन में तो लिखना शुरू किया नहीं होगा इन्होंने। तो इस तरह थोड़ा सा समझा करिए चीज़ों को कि 1906 में अगर कोई बच्चा जो है वो जन्म लेता है या पैदा होता है तो 1935 में उनका स्वामी एंड फ्रेंड्स करके एक नॉवेल आता है सबसे पहले। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आया। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे इसे, यानी 29 ईयर्स ओल्ड के थे ये जब इनका ये नॉवेल आया। बात आती है सेकंड नंबर पर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस नॉवेल, स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि R.K. नारायण वॉज द राइटर ऑफ द स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवेल्स। इस तरह करके आप अच्छे से उसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह आपको देखना है। ठीक है, चलिए, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में आता है ये, और द डार्क रूम 1938। नंबर 4 पर है द इंग्लिश टीचर 1945 एंड द मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी। मालगुडी पर इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आता है 1949 में, मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी। नंबर 6 इज द नॉवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 1952 में पब्लिश्ड हुआ ये नॉवेल। इट वॉज द पब्लिश्ड ऑन 1952। 7 वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में, ये इस ईयर के अंदर ये आया नॉवेल या ये पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, नंबर 8 द गाइड। अब इसमें फेमस वर्क द गाइड। ठीक है, द गाइड एक पुरानी मूवी बनी है और इसे अगर आपने नहीं देखा है तो कभी भी देख लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। द गाइड मूवी इन्हीं के इस नॉवेल के ऊपर इसी से इंस्पायर्ड होकर के बनाई गई थी, जिसमें देवानंद है
और प्लस वहीदा रहमान है। पुरानी मूवी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको इनके ये नॉवेल की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से द गाइड को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि ये इनका बहुत ही फेमस वर्क रहा है या फेमस नॉवेल है। इस तरह से समझिएगा। द गाइड 1958 में 9 आता है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये देखिए, ये कहीं कहीं पे क्या है कि ये द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, इस नॉवेल को कहीं पर बीए फर्स्ट ईयर में रखा गया है, कहीं बीए सेकंड ईयर, कहीं बीए थर्ड ईयर में। तो अब आप, मुझे नहीं पता कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सी ईयर में रखा गया है, लेकिन आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। तो इस पर आपको फोकस करना है। और कहीं कहीं पर एमए में भी है ये नॉवेल, अगर बीए में नहीं पढ़ा होगा तो एमए में ज़रूर पढ़ा होगा आपने। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में आता है। जो जो नॉवेल इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं या जिसकी थीम उठा करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपको अपने साथ साथ बताती चलूँगी, इसलिए आप भी थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेशन बनाइए। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967, द पेंटर ऑफ साइंस 1976 में नॉवेल आया, एंड ए टाइगर ऑफ मालगुडी। अब देखिए, मालगुडी वाले जितने भी इनका वर्क है, मालगुडी और ये मालगुडी, ये रहा, इस सब को आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, सेकंड वर्क इसी पर है। ए टाइगर ऑफ मालगुडी 1983 में आता है। फिर आता है इनका नेक्स्ट नॉवेल टॉकेटिव मैन 1986, एंड द वर्ड ऑफ नागराज 1990, एंड द ग्रैंड मदर्स टेल 1993। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ग्रैंड मदर्स टेल 1993। फोकस करिएगा इस पर, ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें कि मालगुडी की, तो मालगुडी से रिलेटेड अगर बात करें तो दो नॉवेल हमारे पास, एकदम 3 नॉवेल है, सॉरी, एक ये भी रहा है मैन ईटर ऑफ मालगुडी। 3 नॉवेल को साथ मिला करके आप कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है। मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, एंड द नेक्स्ट इज द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, एंड द नेक्स्ट इज द टाइगर ऑफ मालगुडी। इस तरह करके आप याद रखें कि मालगुडी के ऊपर इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी राइटर ने कुछ भी लिखा है। सिर्फ एक यही एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने मालगुडी को इंडिकेट करते हुए अपने नॉवेल को लिखा है। तो अगर इस तरह का कुछ भी वर्क आपसे पूछा जाता है तो ईजिली आप अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मालगुडी को कोरिलेट करके ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, नेक्स्ट बात आती है अब आपकी रिटोल्ड लीजेंड्स की। रिटोल्ड लीजेंड्स में इन्होंने, इनका वर्क क्या क्या रहा? रिटोल्ड लीजेंड्स में रहा, यानी कि ऐतिहासिक जो हमारी, मतलब अगर देखें जो हमारे पुराण हैं, जो शास्त्र हैं, तो उनके ऊपर जो इन्होंने वर्क किया उसकी बात हो रही है। गॉड्स डेमन एंड अदर्स फर्स्ट वर्क। सेकंड वर्क इज द रामायण 1972 में आता है ये वर्क, 1972। एंड द थर्ड इज द महाभारत। महाभारत 1978 में ये आया ये वर्क इनका। फिर उसके बाद बात आती है नेक्स्ट इनका, देखिए रिटोल्ड लीजेंड्स में हमने कैटेगरीज डिवाइड की थी, वो हमारी कवर हो गई। गॉड्स डेमन एंड अदर्स, द रामायण, द महाभारत। अच्छे से याद करिएगा, पूछा जा रहा है बार बार इस चीज़ को, तो आप थोड़ा सा इस पर अपना फोकस बनाइए। बात आती है स्टोरीज की। स्टोरीज में आता है ए हॉर्स एंड 2 गॉड्स 1970। 1970। सेकंड इज द लवली रोड 1956। अब देखिए मालगुडी डेज, मालगुडी डेज भी इन्हीं का वर्क है, स्टोरीज है ये भी मालगुडी डेज। इसका अभी सही हमें जो है थोड़ा आइडिया नहीं है कि ये कब आया, लेकिन मालगुडी डेज नाम की स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा, इसमें कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो मालगुडी डेज भी इन्हीं के रिटन बाय द आर.के. नारायण। मालगुडी डेज, डोडू एंड अदर स्टोरीज, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज। साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज की बात करें तो 1944। जिसका कंफर्म हमें डेट पता होती है मैं उसी को इंक्लूड करती हूँ, अगर कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है तो फिर मैं वो डेट इंक्लूड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि सब बुक्स में सब राइटर्स ने, सब पब्लिशर ने थोड़ा अलग अलग जो है प्रिंट किया है, तो इसलिए बेहतर होगा कि जहाँ कन्फ्यूज़न है वहाँ थोड़ा सा आप जो है देखिएगा इस चीज़ को, और जहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं है, एकदम सटीक या एक तरह से देखा जाए कि एकदम कंफर्म डेट है, तो मैं वही आपको मेंशन करके देती हूँ। कहीं बाद में आपको ये ना लगे कि ये तो मतलब हमें समझ नहीं आया, या ये तो इसमें इस बुक में तो ये इस ईयर में लिखा हुआ है, दूसरी बुक में दूसरे ईयर में थोड़ा उसी के आसपास, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है बच्चों को, इसलिए। तो क्या है ये? साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज 1944 में आता है ये वर्क इनका। अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरीज, अब ये भी अदर स्टोरीज ही है, शॉर्ट में करके मैंने लिख दिया था। 1985 में आया ये वर्क। एंड द 7 इज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज। अदर स्टोरीज से आपको रिलेट कर लीजिए, देखिए अदर स्टोरीज इसमें भी है, ठीक है, अदर स्टोरीज इसमें भी है और अदर स्टोरीज इसमें भी है। अब ये इस तरह की अगर हम बात करें तो हमारे पास
वर्क हैं इनके स्टोरीज के, जिसमें अदर स्टोरीज जोड़ दिया गया, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज, फिर आता है आपका दोदू एंड अदर स्टोरीज, एंड द थर्ड इज एन एस्ट्रोलॉजर डेज अदर स्टोरीज। इस तरह करके आप इनको याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये वर्क हमारे आर.के. नारायण का ही है और कहीं भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है एसेज, कौन कौन से थे इनके। एसे की बात करें तो नेक्स्ट संडे, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट संडे एसे 1960 में आता है। रिलक्टेंट गुरु 1974 में आया ये एसे इनका, 1974। एंड राइटर्स नाइटमेयर 1988 में आया। ए वर्ड ऑफ द स्टोरी टेलर 1989 में आया। और इनमें से ये भी मैं बता दूं, जो फर्स्ट एसे है वो कलेक्शन ऑफ एसेज है। मतलब क्या है इसका, यानी इसमें बहुत सारे एसेज जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एसेज का वो कलेक्शन है, बहुत सारे एसेज इसमें मेंशन है। इस तरह आप इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट संडे 1960 यानी कलेक्शन ऑफ एसेज है। रिलक्टेंट गुरु 1974, ए राइटर्स नाइटमेयर 1988, द वर्ड्स ऑफ द स्टोरी टेलर 1989। मेमोर्स भी इन्होंने लिखा है माई डेज के नाम से। ये भी आपको ध्यान देना होगा, हो सकता है आर.के. नारायण का मेमोर्स पूछ लिया जाए एक बार, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। तो क्या है ये माई डेज, और माई डेज कब आया 1974। इनका जो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा 1906 से 2001 तक। ये अगर आप अच्छे से ध्यान करेंगे। और इनका जो फर्स्ट नॉवल था वो 29 ईयर्स ओल्ड के थे ये जब इनका फर्स्ट नॉवल पब्लिश होता है, और जिसका नाम था हमारे स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब इसका आप जो है लगा लीजिए 1935 में ये नॉवल पब्लिश हुआ। तो जाहिर सी बात है कि मैंने जैसे अभी कहा कि अगर कोई बच्चा 1906 में पैदा होता है और 1935 में उसका पहला नॉवल आता है तो इसका मीन्स क्या है कि 29 ईयर्स ओल्ड में उसने अपने पहले नॉवल को पब्लिश कराया। इस तरह आप इसको समझिए। अगर आप इस मतलब जो ईयर्स हैं अगर इनको इसी तरह कोरिलेट करके पढ़ेंगे, स्टोरीज को कोरिलेशन बनाइए और उसको पढ़िए। और मैं बार बार कहती हूँ कि साइकोलॉजी का एक रूल है कि कोरिलेशन करके पढ़िए। तो कोरिलेशन से क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती हैं, कन्फ्यूज़न कम होता है। और आपको जो है वहाँ पे जब आप 4 ऑप्शंस देखते हैं अपने पेपर में तो वहाँ कन्फ्यूज़न की सिचुएशन से आप बच जाते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं, अपना पेपर अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए अब जैसा कि आप समझ गए होंगे कि हमारे आर.के. नारायण के जो वर्क है उसे 4 कैटेगरीज में बांटा गया, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नॉवल हैं। सबसे पहले ये फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर नॉवलिस्ट ही हैं। उसके बाद आता है रिटॉल्ड स्टोरीज, एंड उसके बाद स्टोरीज़ की बात करें, इन्होंने मतलब स्टोरी राइटर भी रहे और एसे राइटर भी रहे, और एक मेमोर भी लिखा था। लास्ट में मैंने आपको बताया है कि एक मेमोर भी लिखा माई डेज के नाम से 1947 में। ये देखिए, सॉरी 1974 में मेमोर लिखा, माई डेज 1974 में। तो ये मेमोर था इनका। और इस तरह से करके आप इनके वर्क की कैटेगरीज डिवाइड करके तब अगर आप याद करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे से मतलब कम टाइम में आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रिवीजन आपके बहुत काम आने वाला है एग्ज़ाम में। आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और रिवीजन इसी तरह शॉर्टकट में रिवीजन करते रहिए। मैंने कहा ना कि कीवर्ड से हमें ऑप्शन तक पहुँचना है और ऑप्शन से हमें कीवर्ड तक आना है, ताकि हमारा जो पेपर सॉल्विंग का मेथड है वो ईजी हो जाए। चलिए, इसी के साथ आप जानते ही हैं कि मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट फिर से एक नई वीडियो में लेकर के आऊँगी। और इसी तरह एक नए राइटर का डिस्कशन हम फिर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन इसी तरह करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।